हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भवानी सिंह एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू द कैविलियर डिफेंस एकेडमी। तो जैसे कि आपका थर्ड फुल लेंथ टेस्ट हो चुका है और अगेन मैं आपके सामने हूं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेकर जो है मैप बेस्ड, जिनको लेकर हमेशा से बच्चों के अंदर एक डाउट रहता है और लोकेशंस क्योंकि बहुत अच्छे से उन्हें नहीं मालूम होती तो ऐसे क्वेश्चंस में वो गड़बड़ करते हैं। तो करीबन 9 to 10 क्वेश्चंस हैं जीके के, जहां पर आपको थोड़ी सी मुश्किल आई होगी, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अब देखिए, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ क्वेश्चंस लग सकते हैं कि थोड़े से टफ हैं, पर ये ऐसे ही हैं और यूपीएससी ने भी एनडीए के जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ाया हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। वर्ल्ड के मैप पर, इंडिया के मैप पर जब लोकेशंस देखोगे तो अच्छे से ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51। बच्चों, पहला क्वेश्चन है 51 और इस 51 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, ग्रासलैंड्स का मतलब है घास के मैदान, और दो तरह के हैं ये। एक तो वो ग्रासलैंड्स हैं जो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और कुछ ग्रासलैंड्स ऐसे हैं जो दोनों ट्रॉपिक्स के बाहर जो टेम्परेट रीजन है वहां पर पाए जाते हैं। तो दो तरह के ग्रासलैंड्स हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि भैया इन पांच में से कौन से ग्रासलैंड्स जो हैं वो टेम्परेट हैं। ठीक है, तो एक बार वर्ल्ड के मैप पर ये अलग अलग तरह के ग्रासलैंड्स को समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू। चलो बेटा, करते हैं इसको फटाफट से। ध्यान से देखो, ये वर्ल्ड का मैप है अपने पास और इस वर्ल्ड के मैप पर ग्रासलैंड्स को मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूं बच्चों टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। देखो ध्यान से, ये मंगोलिया और चाइना के पास ये ग्रासलैंड है, यहां पर एक, इसे बोलते हैं मंचूरियन ग्रासलैंड्स। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? मंचूरियन ग्रासलैंड्स। उसके बाद देखो बेटा, जो यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया वाला एरिया है, यहां पर आपको कुछ ग्रासलैंड्स नजर आएंगे और इन ग्रासलैंड्स को बोलते हैं बच्चों स्टेपीज। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टेपीज। तो यूरोप प्लस एशिया में जो आपको ग्रासलैंड्स नजर आ रहे हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इन्हें बोलते हैं स्टेपीज। जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वहीं यूरोप में कुछ इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर ऑस्ट्रिया के आसपास पुस्ताज 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 ग्रासलैंड्स। ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड है, पर यूरोप में है स्पेसिफिकली पुस्ताज। उसके बाद बच्चों देखो, कनाडा और यूएसए में कुछ एरिया में ये ग्रासलैंड्स हैं। इन ग्रासलैंड्स को बोला जाता है प्रेयरीज। प्रेयरीज क्या बोलते हैं बेटा? प्रेयरीज। तो मंचूरियन मंगोलिया और चाइना में, स्टेपीज यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया में, यूरोप में पुस्ताज और प्रेयरीज हैं कनाडा और यूएसए में। फिर अगर बात करें साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में बेटा अर्जेंटीना में देखो, अर्जेंटीना में यहां पर जो ग्रासलैंड्स हैं उन ग्रासलैंड्स को बोलते हैं पंपाज। क्या बोलते हैं? पंपाज। और उसके बाद साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, यहां पर जो बेटा ग्रासलैंड्स हैं उन्हें बोलते हैं वेल्ड्स। क्या बोलते हैं? वेल्ड्स। और लास्ट में देखो, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास यहां पर कुछ ग्रासलैंड्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं डाउन्स। और जब इतना कर ही रहे हैं तो बेटा न्यूजीलैंड का और देख लो। न्यूजीलैंड में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोलते हैं कैंटरबरी। इतना डिटेल में जाके आपको कोई नहीं बताएगा, आपको 4-5 करवा दिए जाएंगे, स्टेपीज, प्रेयरीज, पंपास, वेल्स, डाउन्स। ये कैंटरबरी और मंचूरियन ग्रासलैंड्स आपको हर जगह नहीं पढ़ाया जाएगा, तो फॉर सेफर साइड इनको भी कवर करना है। तो ये तो हो गए हमारे बेटे टेम्परेट ग्रासलैंड्स।
And when we talk about tropical grasslands, we need to focus on 3 to 4 names. ध्यान से देखो बेटा, ये जो ब्लैक कलर से मार्क करूंगा अभी ध्यान से देखना, ये कंट्री है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में आपको जो ग्रासलैंड्स मिलेंगे इन्हें हम बोलते हैं लानोस। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? लानोस। वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में, यहां पर है लानोस, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और उसके अलावा ब्राजील में आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, ब्राजील में आपको देखने को मिलेंगे कंपोज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कंपोज, लानोस, कंपोज। और फिर अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में बच्चों यहां पर है सवाना फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, तो सवाना ग्रासलैंड्स, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और उसके अलावा आपको यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि सवाना ग्रासलैंड्स का कुछ पोर्शन आपको ऑस्ट्रेलिया में भी दिख जाएगा, तो यही सवाना यहां पर भी है। सो इस तरह से लानोस, कंपोज और सवाना तो हो गए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और बाकी मंचूरियन, स्टेपीज, पुस्ताज, प्रेयरीज, पंपास, वेल्स, फिर डाउन्स और कैंटरबरी हो गए हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आराम से ये क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट हो जाएगा आपसे। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर प्रेयरीज जो है, अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात है तो प्रेयरीज अभी हमने देखा, प्रेयरीज जो है वो है अपना कनाडा और यूएसए में टेम्परेट ग्रासलैंड। स्टेपीज अभी हमने पढ़ा रशिया और यूरोप में है, यानी एशिया और यूरोप वाले एरिया में। पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स साउथ अफ्रीका में। कंपोज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है भाई लोग, टेम्परेट नहीं है। सो बेसिकली आंसर क्या हुआ? 1 2 3 4, तो आंसर है सी, 1 2 3 4। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 52। बड़ा सिंपल सा है, ऑलरेडी हम 2 एफएलटीज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बतानी है भैया, ठीक है। 4 नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। फटाफट से इनको इंडिया के मैप पर मार्क कर लेते हैं ताकि यहीं पर क्लैरिटी हो जाए। देखो बेटा ये है अपना इंडिया का मैप, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि ये रिवर्स को अच्छे से दिखाया जा सके। देखो महानदी रिवर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर के पास एक जगह है सिहावा, तो सिहावा से निकलती है और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए चली जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। इस नदी का नाम है महानदी, ठीक है। और ओडिशा की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस सिटी कटक, वो महानदी के बैंक पर सिचुएटेड है। तो ये महानदी हो गई। महानदी के बाद बेटा कृष्णा रिवर देखो, कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पीक से, और महाराष्ट्र से होकर फिर ये कर्नाटक से बहती है और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये है कृष्णा। और आप लोग डायरेक्शन देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो बच्चों ये है ईस्ट की तरफ, महानदी का भी और कृष्णा का भी। फिर बात करते हैं कावेरी नदी, तो कावेरी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से और इस तरह से कर्नाटक से होते हुए चली जाती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में इस तरह से आगे बढ़ती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और यह है हमारी कावेरी। और फिर बात करते हैं नर्मदा की, तो ये 3 तो भैया ईस्ट फ्लोइंग और हमें पता करनी है वेस्ट फ्लोइंग, तो हमारे पास फिर नर्मदा बची ऑप्शन के तौर पर। तो बेटा देखो यहां पर ध्यान से, नर्मदा निकलती है सतपुड़ा माउंटेन रेंज की एक रेंज से। सतपुड़ा माउंटेन रेंज की एक हिल है यहां पर, इसका नाम है मैकाल हिल। मैकाल का कुछ पोर्शन एमपी में है, कुछ पोर्शन छत्तीसगढ़ में है। इसी मैकाल हिल के ऊपर बच्चों अमरकंटक पीक है, अमरकंटक पीक है, और इसी अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर, एंड इट फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। इट फ्लोज थ्रू जबलपुर, देन एंटर्स यहां गुजरात में, एंड देन इट डिस्चार्जेस इट्स वाटर इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ खंबात। तो ये है नर्मदा। और नर्मदा बेटा ये है पूरे पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर,
पूरे पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर वेस्ट की तरफ बहने वाली। अदरवाइज सिर्फ लॉन्गेस्ट रिवर कहोगे पेनिनसुलर इंडिया की तो गोदावरी है, पर वो ईस्ट की तरफ जाती है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ बहने वाली लॉन्गेस्ट है। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो तो आ ही गया। तो 4 रिवर्स में से वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है। तो ये हो गया हमारा यहां पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। फटाफट से देखते हैं बच्चों, ये देखो। अब ऑप्शन तुम्हें मालूम है, ए है 1 2 4, बी 2 एंड 3, सी ओनली 3 एंड डी 1 एंड 3। तो ओनली 3 नर्मदा ही तो है जो है हमारी वेस्ट फ्लोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान से देखो, मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट 1 में आपको दी हुई है रिवर्स, यहां पर रिवर्स दी हुई है गंगा, इंडस, यमुना, गोदावरी, और लिस्ट 2 में इनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है। ठीक है, इनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है। तो सबसे पहले देखो, अगर एक या दो ऑप्शंस भी आपको क्लियरली आते हैं तो आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैच करना। गंगा देखो सबसे कॉमन रिवर है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो सकती है? ध्यान से देखो, गंगा की ट्रिब्यूटरीज चंबल और केन तो नहीं होंगी। ठीक है, वेन गंगा और इंद्रावती हमने कभी सुनी नहीं गंगा की ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में। चेनाब और सतलुज जो है ये मालूम होता है जनरली लोगों को, तो ये इंडस की है। तो इंडस के साथ जा रहा है चेनाब और सतलुज, यानी बी के साथ 3। तो बेटा बी के साथ 3, एक तो बी में है और दूसरा डी में है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद देखो ध्यान से, गंगा को देखना था, तो गंगा के साथ है गोमती और कोसी। गोमती रिवर ये वही रिवर है जिसके बैंक पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल बसी हुई है। और कोसी जो है इसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि ये अपना पाथ बदलने के लिए फेमस है। और ये बिहार में लगभग हर साल मॉनसून के टाइम में बाढ़ लेके आती है। तो गोमती और कोसी जो है ये गंगा के साथ, यानी ए के साथ 4। तो बी के साथ 3 ऑलरेडी मैच कर चुके हैं, ए के साथ 4, तो फिर ये यहां पर बी और डी में से सिर्फ बी के साथ ही है। तो आंसर तो हमें पता चल गया। अब सी के साथ जो है यमुना के साथ होगा चंबल और केन, और गोदावरी के साथ होगा वेन गंगा और इंद्रावती। मैं फटाफट से ऐसा करता हूं कि इनको मैप पर मार्क कर देता हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो भैया फटाफट से देखते हैं, फटाफट से देखते हैं इनको इंडिया के मैप पर। यहां पर देखो ध्यान से, सबसे पहले गंगा रिवर। गंगा रिवर का रूट आप सबको मालूम है। गंगा जो है वो इधर गंगोत्री से निकलती है भागीरथी के रूप में, इधर सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा के रूप में। जब दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती हैं देवप्रयाग में तो बन जाती है गंगा। तो भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलने से बनती है गंगा, और गंगा इस तरह से फिर कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, उसके बाद पटना, भागलपुर, झारखंड होते हुए फरक्का होते हुए बंगाल में चली जाती है, और बंगाल में हुगली के नाम से नीचे जाके सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो ध्यान से देखो बेटा, गोमती रिवर जो है, गोमती रिवर जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत, वहां से निकलती है, और ये इस तरह से उत्तर प्रदेश से होते हुए वाराणसी के पास एक जगह है सैदपुर, वहां पर जाकर मिल जाती है, सैदपुर में जाकर मिल जाती है गोमती। तो गोमती इसकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई गंगा की। और उसके बाद हमारे पास है कोसी रिवर। कोसी आती है तिब्बत से, माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से, और नेपाल हिमालय पूरा क्रॉस करके आती है, और उसके बाद कोसी मिलती है, ये एक जगह है कुर्सेला बिहार में, कुर्सेला। तो कुर्सेला में जाके मिल जाती है कोसी। तो ये हो गई भाई गंगा की 2 ट्रिब्यूटरीज अपनी, कोसी और गोमती। वहीं इंडस की बात करें तो आप सबको मालूम है इंडस जो है वो निकलती है यहां पर, ये एक मानसरोवर लेक है। मानसरोवर लेक के आसपास एक ग्लेशियर है तिब्बत में, इसका नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग बेसिकली एक जगह है तिब्बत में, बोखरचू,
बोखरचू के पास ये जगह है, चेमाइंडुंग ग्लेशियर, यहीं से निकलती है हमारी इंडस रिवर, और ये हमारे लद्दाख से होते हुए पीओके से होकर पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तान के पंजाब से होके, सिंध से होके अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। और इसी इंडस की ट्रिब्यूटरी है सतलुज और चिनाब। ध्यान से देखो बेटा, ये जो मानसरोवर है ना, मानसरोवर के पास एक छोटी लेक है राकसताल, इस राकसताल से ओरिजिनेट होती है सतलुज, और ये सतलुज फिर हिमाचल और पंजाब से होते हुए चली जाती है इंडस में मिलने के लिए। इंडस में मिलने के लिए कहां पर? मिठानकोट। मिठानकोट, जैसे हमारे यहाँ पठानकोट है, पाकिस्तान के पास मिठानकोट है, तो मिठानकोट में जाके मिल जाती है सतलुज जो है इंडस से। और फिर जो चेनाब रिवर है बच्चों, ध्यान से देखो, चेनाब रिवर निकलती है हिमाचल से, हिमाचल में बारालाचा से निकलती है, बारालाचा एक पास है, वहां से निकलती है चेनाब, और फिर जम्मू एंड कश्मीर से होकर चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जगह है उच्च शरीफ, उच्च शरीफ, उच्च शरीफ में जाके ये मिल जाती है सतलुज से। तो इस तरह से ये चेनाब, तो चेनाब और सतलुज बेटा, चेनाब और सतलुज हो गई इंडस की ट्रिब्यूटरीज। फिर बात करते हैं यमुना की। तो यमुना देखो, यमुना निकलती है उत्तराखंड में, ग्लेशियर है यमुनोत्री, बंदर पूंछ पीक पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना इस तरह से। और उसके बाद ये हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से होते हुए बहती है, फिर दिल्ली में एंटर होती है, दिल्ली के बाद ये चली जाती है यूपी में, और यूपी में इस तरह से ये इटावा, उसके बाद हमीरपुर, फतेहपुर होते हुए जाती है प्रयागराज। प्रयागराज में जाके ये गंगा से मिल जाती है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो ये हो गई यमुना रिवर बेटा। और यमुना रिवर जो है, इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हमें देखनी है। इस ट्रिब्यूटरी का नाम देखो, ये मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है चंबल रिवर, राजस्थान के कोटा से होते हुए निकलती है, फिर ये एमपी और राजस्थान के बॉर्डर से होते हुए चली जाती है यूपी में, और यमुना में मिल जाती है इटावा के पास। इटावा, ठीक है भाई, ध्यान से देखो इटावा। तो ये तो हो गई चंबल, ये चंबल। और फिर यहां पर ये है केन रिवर, ये केन रिवर है, और ये मिलती है फतेहपुर में जाके, अपना यमुना से जाके मिलती है फतेहपुर में जाके केन रिवर। अब लास्ट में हमारे पास है बच्चों गोदावरी रिवर। तो गोदावरी, तो देखो गोदावरी निकलती है नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और इस तरह से नासिक से होके महाराष्ट्र बहती है, महाराष्ट्र से फिर तेलंगाना, तेलंगाना से होकर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में जाके ये बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है वेन गंगा। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? वेन गंगा बच्चों। वेन गंगा देखो ओडिशा से आई, फिर छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद ये देखो ये चली गई तेलंगाना में जाके मिल गई गोदावरी से। तो ये तो है, ये हो गई अपनी, ये इंद्रावती है, वेन गंगा नहीं बच्चों, ये इंद्रावती है, इंद्रावती है, इंद्रावती, वेन गंगा नहीं, ये इंद्रावती है। वेन गंगा यहां से आती है, महाराष्ट्र से आती है, और फिर तेलंगाना में जाके गोदावरी मिल जाती है, ये है वेन गंगा। सो वेन गंगा originates from Maharashtra, whereas Indravati originates from Odisha and then flows through Chhattisgarh and enters Telangana where it joins Godavari. तो ये हमारा पूरा का पूरा चारों रिवर्स का यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज के साथ ड्रेनेज सिस्टम हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो सकता है क्योंकि हमने ट्रिब्यूटरीज और मेजर रिवर्स को मार्क कर लिया है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अच्छा, इसका आंसर और पता कर लो एक बार, देखो ध्यान से। आंसर हमने देखा था कि भाई यहां पे गंगा के साथ जो है वो है 4, गंगा के साथ, ए के साथ 4, फिर बी के साथ यहां पर 3, सी के साथ यमुना के साथ चंबल और केन 1, और गोदावरी के साथ हो गया वेन गंगा और इंद्रावती। तो आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 57 देखो बच्चों, 57, चिनूक इज ए कोल्ड विंड इन यूरोप, बी ट्रॉपिकल डेजर्ट स्टॉर्म इन वेस्ट एशिया, सी वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका, डी डिप्रेशन टू साउथ अफ्रीका। देखो बच्चों, इसका आंसर क्या है? चिनूक हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा था जब हम लोगों ने लोकल विंड्स का चैप्टर किया था। तो चिनूक बेसिकली एक वार्म विंड है जो नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में चलती है,
ठीक है, तो चिनूक इज अ लोकल विंड, वो भी वार्म, जो नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में चलती है। तो फटाफट से इसको देख लो, इसकी लोकेशन देख लो एक बार, ताकि ये समझ में आ जाए तुम्हें। ध्यान से देखो, ये देखो बच्चों, ये हमारा यहां पर नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में आपको मालूम है 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ऊपर ये कनाडा है, ये यूएसए है, यूएसए का ही पार्ट है अलास्का, और फिर नीचे मैक्सिको। तो यहां पर हमारे पास एक माउंटेन रेंज है जिसे हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज है इस तरह से। इस रॉकी माउंटेन रेंज से चलती है चिनूक, एक वार्म विंड है, एक वार्म विंड है चिनूक। और एक चीज याद रखो बच्चों, चिनूक जो है ये वार्म विंड है, पर चलती है विंटर्स के टाइम में। और विंटर्स के टाइम में क्या होता है, अमेरिका में जैसे मैंने आपको बताया यहां पर ग्रास लैंड्स हैं, मैंने अभी बताया था ग्रासलैंड्स वाले टाइम पे, ग्रासलैंड्स प्रेयरीज बोलते हैं। तो ग्रासलैंड्स विंटर्स के टाइम में स्नो से कवर हो जाते हैं, छिप जाते हैं, और जानवरों के लिए जो खाना है वो अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि पूरे ग्रासलैंड्स पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है। चिनूक जो है वो वरदान के तरह से आती है उन जानवरों के लिए। कैसे? जब ये वार्म विंड इस बर्फ से ढकी हुई ग्रासलैंड्स के ऊपर से बह के निकलती है, तो ये बर्फ को पिघला देती है, और जो ग्रासलैंड्स हैं वापस से अपीयर हो जाते हैं, और जानवरों के लिए ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो चिनूक को इसी वजह से, क्योंकि ग्रासलैंड्स के ऊपर की स्नो को हटा देती है, चिनूक को इसी वजह से बोलते हैं बच्चों स्नो ईटर। स्नो ईटर, ठीक है, ये है स्नो ईटर। चलिए, चिनूक भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आप देखो, यहां पर है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब यहां पर आपको दिया हुआ एक तरफ लिस्ट 1 लिस्ट 2, बेसिकली यहां पर है डेजर्ट्स। हमने लास्ट एफएलटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा देखा था, डेजर्ट्स। ध्यान से देखो, 4 डेजर्ट्स दिए हुए हैं, गोबी डेजर्ट, अटाकामा, पेटागोनिया और थार, और साथ में दी हुई इनकी कंट्रीज। देखो, थार तो आप सब जानते हो कि इंडिया में है, राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वाला एरिया। तो इंडिया के साथ तो थार को सीधे सीधे कनेक्ट कर सकते हो। तो बी के साथ 4 देखो, बी के साथ 4 एक तो सी में है और दूसरा बी में है। चलो, एक चीज तो हो गई। लास्ट क्लास में हमने मंगोलिया वाला पढ़ा था, गोबी। तो ए के साथ 1 देखो बच्चों, ए के साथ 1, तो इसमें तो ए के साथ 1 नहीं है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। यहां जो सी है इसमें ए के साथ 1 है, बी के साथ 4 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अर्जेंटीना, आप देखो सी के साथ 3 ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, सी के साथ 3 यानी पेटागोनिया, सी के साथ पेटागोनिया, और उसके बाद चिले के साथ अटाकामा। और अटाकामा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट डिस्कशन में भी बताया था कि ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सूखे रेगिस्तानों में से एक है। हालांकि रेगिस्तान सारे सूखे होते हैं, पर यहां पर पिछले 500 सालों से बहुत बड़े इलाके ऐसे हैं अटाकामा डेजर्ट के कि यहाँ पे 500 सालों से बारिश नहीं हुई है, और जो बारिश होती है वो मतलब एनुअल एवरेज रेनफॉल है 1 मिलीमीटर से भी कम। तो बारिश का एक तरीके से मान के चलो कि नामो निशान नहीं है अटाकामा में। तो ये इस तरह से आंसर हमारा जो है सी हो जाता है। तो इसमें तो आपको मैप की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 63 देखो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। देखो बेटा ध्यान से, यहां पे हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। एक तरफ देखो, अगर जिसने थोड़ा भी ये इंडियन ज्योग्राफी को सीरियसली पढ़ा तो उसे समझ में आएगा कि ये क्या है। ये सब जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यानी ऐसे रिजर्व एरियाज इंडिया में जहां पर एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज को तो यहां पे प्रोटेक्शन मिलता ही है, साथ ही साथ जो ह्यूमन कम्युनिटीज यहां पर रह रही हैं, ट्राइबल्स रह रहे हैं,
उनको भी प्रोटेक्शन ग्रांट किया जाता है। तो जैसे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, वैसे ही बायोस्फीयर रिजर्व हैं जहां पर जानवर और पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों को भी प्रोटेक्शन मिलता है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनमें से 4 यहां पर दिए हुए हैं, सामने स्टेट्स दिए, आपको मैच करना है। देखो, एक तो जैसे हम लोगों ने माउंटेन पीक जब पढ़ी थी तो आप सबको याद आ जाएगा कि नंदा देवी हमने पीक पढ़ी थी उत्तराखंड में, तो सी के साथ 2 तो चलो मैच कर गया, और सी के साथ 2 जो है सी में भी है और बी में भी है, यानी ए और डी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते। अब बात करते हैं मानस की। तो मानस को ऐसे कनेक्ट करना है कि हमने ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी मानस, असम में, तो मानस का कनेक्शन असम के साथ बैठाना है। देखो, ए के साथ 3, अब सी और बी में ए के साथ 3 कहां पर है, यहां तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी खत्म, आंसर हमें पता चल गया ये 3। और यहां पे देखो, अब बी के साथ पन्ना जो है वो है मध्य प्रदेश में। पन्ना वैसे भी डायमंड की खदानों के लिए जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो पन्ना डायमंड की खदानों के लिए जाना जाता है, माइंस के लिए जाना जाता है, जबकि सूरत डायमंड के ट्रेड के लिए जाना जाता है। तो पन्ना मध्य प्रदेश में, मानस असम में, नंदा देवी उत्तराखंड में और शेषाचलम बच गया आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा डी के साथ 4। तो बेटा ये हो गया हमारे पास आंसर सी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है अगर बाई चांस एक आधा भी आपको ऑप्शन अच्छे से मालूम है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है 69। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखो बेटा, यहां पर आपको अगेन मैच करने के लिए दिया हुआ है, और यहां पर एक तरफ तो माउंटेन पीक्स हैं, दूसरी तरफ वो हिल्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं जहां पर ये पीक्स पाई जाती हैं। और बहुत ही सिंपल है, इतनी बार क्लास में कवर किया है और एक आधा तो तुम्हें अच्छे से मालूम भी होगा। जैसे देखो, सबसे पहले देखते हैं यहां पर, अभी अभी हम लोगों ने शुरू किया था नंदा देवी, अभी पिछले क्वेश्चन में था। तो नंदा देवी कहां होगा भाई, नीलगिरी तो साउथ में है, अरावली राजस्थान में है, मैकाल अभी पढ़ा था नर्मदा के रेफरेंस में। तो ध्यान से देखो, नंदा देवी के साथ कनेक्शन होगा 2 का, हिमालय के साथ। तो यानी बी के साथ 2, देखो भैया बी के साथ 2 एक तो सी में है और फिर बी में है, तो ये तो चलो समझ में आ गया, यानी ए और डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अमरकंटक अभी पढ़ के आए हम लोग, अमरकंटक पीक नर्मदा वहीं से निकलती है और मैकाल पर है। तो सी के साथ 4, देखो सी के साथ 4 एक तो सी में है और तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब आंसर तो हमें पता चल गया कि आंसर है सी, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। तो सी के साथ 4, और गुरु शिखर हमने पढ़ा है अरावली का है, तो बेटा अरावली जो है वो राजस्थान में, तो डी के साथ 3, डी के साथ 3। और डोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, तो नीलगिरी के साथ कनेक्शन बैठा दो, तो आंसर हो गया हमारा सी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया, हमें यहां तो मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है कुछ क्वेश्चंस में, अदरवाइज तो मैप में मार्क करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। अच्छा 72 जो है, इसको एक बार ध्यान से देखो, कवरत्ती एंड मिनिकॉय आर आइलैंड्स इन श्रीलंका, मालदीव्स, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि एनडीए के लिए बहुत ही इजी है। भाई हम सबको मालूम है कि लक्षद्वीप हमारी यूनियन टेरिटरी और उसकी कैपिटल है कवरत्ती। भाई ज्योग्राफी पढ़ोगे तो स्टेट्स और यूटीज की कैपिटल्स तो बहुत बेसिक चीज है। अगर तुम्हें मालूम है कि कवरत्ती सर लक्षद्वीप की कैपिटल है और मिनिकॉय उसके साथ में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कवरत्ती और मिनिकॉय आर आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। आंसर इज सी, आंसर इज सी। चलो ये भी हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट। चलो इसको फटाफट से देख लेते हैं, ध्यान से देखो, इसको फटाफट से देख लेते हैं, वर्ल्ड के मैप पर इसको देखते हैं ताकि ये अभी समझ में आ जाए। वर्ल्ड के मैप में देखो बच्चों, और एक बार ये देखो करंट्स के नाम क्या है।
बेंगुएला करंट है, कैनरी करंट है, लेब्राडोर है, इरमिंगर है। देखो ध्यान से, वार्म करंट पता करना है। मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि टेल देखनी होती है। अगर टेल इक्वेटर की तरफ है तो वो वार्म है, अगर टेल पोल की तरफ है तो वो कोल्ड है। सिंपल ट्रिक है। तो एक बार फटाफट से मैप में देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहां पे कवर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बेंगुएला, और उससे भी पहले हम मार्क कर लेते हैं हमारा इक्वेटर। देखो बच्चों, इक्वेटर मार्क कर लेते हैं। रफली मैंने मार्क किया है, स्केलिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 0 डिग्री पर ये हमारा इक्वेटर। और अब देखो बेंगुएला करंट, भाई लोग ये है हमारी बेंगुएला करंट। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नहीं है, साउथ अटलांटिक ओशन में है बेंगुएला। और मैंने तुम्हें बताया था ये कंट्री है अंगोला। इस अंगोला कंट्री का यहाँ पे कोस्टल शहर है बेंगुएला, जैसे हमारे इंडिया में मुंबई है या कोचिन है। तो बेंगुएला शहर के साइड से निकल रही तो बेंगुएला करंट। और टेल देखो भाई, टेल किस तरफ है? पोल की तरफ है, साउथ पोल की तरफ है। तो कैसी है? कोल्ड करंट है। और हमें पता करना है वार्म। फिर लेब्राडोर देखो, ये लेब्राडोर सी है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, यहां से करंट आ रही है। इस करंट की टेल देखो भाई, नॉर्थ पोल की तरफ है। तो ये भी जो लेब्राडोर करंट है ये भी कैसी है? कोल्ड करंट। तो ये भी कोल्ड करंट। उसके बाद देखो फिर हमारे पास है कैनरी। तो कैनरी तो यहां से है। एक बात बताओ, यहां पर ये कैनरी आइलैंड्स का ग्रुप है। कैनरी आइलैंड्स के साइड से जो करंट निकल रही है इसे कैनरी करंट बोल दिया। और इसकी भी टेल देखो नॉर्थ पोल की तरफ है, तो ये भी कोल्ड है। अब बची इरमिंगर। ध्यान से देखो बेटा, इरमिंगर करंट जो है वो इस तरह से है, इस तरह से है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये आप लोग जानते हो आइसलैंड है यहां पर, तो आइसलैंड के साइड से निकल रही है। और टेल देखो, टेल किस तरफ है? टेल है इस बार इक्वेटर की तरफ। तो ये इरमिंगर है वार्म करंट, इरमिंगर, इरमिंगर करंट। ठीक है जी, ये वार्म करंट है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखो ध्यान से भाई, 81 क्वेश्चन को, 81 इसको मैच करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको भी मैच करना कितना इजी है। एक आधा ऑप्शन मालूम होगा तो हो जाएगा आई गेस। जैसे सबसे पहले देखो, सबसे जाना पहचाना नाम एक तो ये पेरियार है, क्योंकि हम पेरियार रिवर पढ़ते हैं साउथ इंडिया में। केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है पेरियार, तो केरल से कोई कनेक्शन होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो केरल से कनेक्शन होगा तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां होगी? केरल में। डी के साथ बच्चों 3, डी के साथ ए और सी में है 3, मतलब ये दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद अब ध्यान से देखो, अब यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है तुम्हें। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो देचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये थोड़ा ऑड सा नाम लग रहा है। बाकी तो ऐसा लग रहा है कि चलो नॉर्थ इंडिया के या मेन इंडिया के हैं। ठीक है, ये जो नाम है थोड़ा ऐसा लगता है कि ये हिंदी वाला नाम नहीं है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल, केरल में ऑलरेडी हम मैच कर चुके हैं तो केरल भी ऑप्शन हट गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा कोई नाम होगा नहीं, तो चांसेस हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर में हो। तो ए के साथ 4, ए के साथ 4, तो ये सी भी नहीं है। ए के साथ 4, उसके बाद पेरियार यानी इसके साथ जो है अपना डी के साथ 3। फिर केवला देव घाना बर्ड सेंचुरी है भैया राजस्थान के भरतपुर में, तो बी के साथ 2 और सी के साथ कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में 1। तो आंसर है ए। आई होप आपको समझ में आया हो। इस तरह से हमारे ये एनडीए के जो मुझे लगता है कि टफ क्वेश्चंस थे ये यहां पर खत्म हो गए। और जो भी तुमने तीनों मॉक टेस्ट दिए हैं एफएलटी, उसमें जो भी क्वेश्चंस टफ लगे हैं वो तो कर लिए हैं, पर उसके अलावा भी अगर आपको कोई टफ क्वेश्चंस लगे हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन तैयार करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से फंस जाएं, उसी पेपर से फंस जाएं। सारे क्वेश्चंस को सीरियसली लेना है और इन्हीं पेपर्स को अच्छे से रिवाइज करके जाओ, थ्योरी नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।